हेलो स्टूडेंट्स, क्लोज में मैं आपको हु और होम के पढ़ाने के बाद में आज पढ़ाने जा रहा हूँ विच का प्रयोग। तो आज आपका तीसरा टॉपिक चलेगा क्लोज में, यूजेज ऑफ विच, यानी कि विच का प्रयोग करना सीखेंगे। विच का प्रयोग बहुत ईजी है। देखिए विच का प्रयोग कहाँ होता है। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तु यानी कि नॉन लिविंग थिंग जो होती है ना, निर्जीव वस्तु, उनके लिए किया जाता है। विच का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निर्जीव वस्तुओं के लिए। ये तो ग्रामर्टिकल डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम अपनी भाषा में समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि विच का प्रयोग करने के लिए दूसरे वाक्य में इट को उठाते हैं। किसको उठाते हैं? इट को। तो हमें मिल गया वो शब्द जिसको उठाना है, यानी कि विच के लिए किसको उठाते हैं? इट के लिए इट को उठाते हैं। आप याद करें, हु का प्रयोग करते हैं तो किसको उठाते हैं? ही, सी, दे। और होम का प्रयोग करते हैं तो किसको उठाते हैं? हिम, हर और देम। लेकिन विच के लिए किसको उठाते हैं? इट का प्रयोग, इट को उठाते हैं। अब मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। दोनों एग्जाम्पल उन्हीं तरीके से होंगे जो पहले कर चुके आप। देखिए पहला वाक्य, माई मदर रीड्स द रामायण, आई बॉट इट फ्रॉम जयपुर, और कोष्टक में क्या गया? विच। तो आपको यूज किसका करना है? विच का। कोष्टक में आने वाले शब्द को देखा करो सबसे पहले कि किस शब्द का यूज करवा रहा है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर विच का प्रयोग करवा रहा है। अब विच का प्रयोग करने के लिए किसको उठाना पड़ता है? इट को। ये ध्यान दें आप, इट को। तो इस वाक्य, इस दूसरे वाक्य में इट मिल जाएगा आपको, आई बॉट इट फ्रॉम जयपुर। ये क्या है? इट है। ठीक है, ये इट आ गया। अब इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। तो ऊपर का जो वाक्य यानी कि पहला सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह आपको कोई ना कोई निर्जीव चीज मिलेंगी, क्योंकि इट का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। तो इधर देखिए, ये मदर, ये तो निर्जीव नहीं है, लेकिन द रामायण ये किताब का नाम है, तो ये क्या है? निर्जीव है, यानी कि इट का प्रयोग रामायण के लिए हुआ है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि पहला सेंटेंस है ना, उसको तो सेम टू सेम उतार दीजिए। माई मदर रीड्स द रामायण। पहला सेंटेंस उतारने के बाद में किसका यूज कर दो? विच का। और दूसरा सेंटेंस भी उतार दो जिसमें किसको उठाना है? इट को उठाना है। तो दूसरा सेंटेंस है आई बॉट इट, इट को उठा दिया, फ्रॉम जयपुर। तो इस प्रकार से विच का प्रयोग हो गया। लेकिन आपको पता है विच का प्रयोग दोनों वाक्यों के बीच में हुआ है, और दोनों वाक्यों के बीच में कब होता है? जब इट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाए, यानी यह इनके अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार होता है तो अलग उत्तर होता। जैसे कि अब देखते हैं, देखिए विच का प्रयोग करवा रहे इस वाक्य में, माई बुक इज वेरी लार्ज, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये विच है। विच का प्रयोग करने के लिए किसको उठाते हैं? इट को। इट देखो आ गया। ये इट यहाँ पर भी आ सकता है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि कहाँ पर आए, जैसे यहाँ पर आ गया। अब ऊपर के वाक्य में कोई ना कोई निर्जीव वस्तु है, तो देखो माई बुक क्या है कि निर्जीव वस्तु है, सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है ना अब इसका। हाँ जी, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। सबसे पहले क्या उतारेंगे? माई बुक। फिर क्या उतारेंगे? विच, सब्जेक्ट उतारने के बाद में। दूसरे वाक्य में इट को उठा दो और बाकी सेंटेंस बच रहा जो लिख दो, इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, ऊपर का सेंटेंस जो पहला सेंटेंस उसमें माई बुक का यूज कर चुके हैं आप, बच गए जो वाक्य उतार दो, इज वेरी लार्ज। इस प्रकार से आप विच का प्रयोग करेंगे। होप है कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। थैंक यू।